हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अभी तक मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ। आज 4th लेक्चर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक मैंने आपको बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई एक लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि थॉमसन का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। और थर्ड में मैंने बताया कि वेव थ्योरी क्या है और वेव थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। यानी कि लाइट जो है, सनलाइट या फिर लाइट जो आती है, उसकी 4 फिनोमिनाज का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों उसकी पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करती हैं, जबकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन उसकी वेव नेचर पर डिपेंड करती है। तो मैक्सवेल ने वेव थ्योरी दी थी, लेकिन वेव थ्योरी से हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को नहीं कर पा रहे। तो फिर बाद में प्रैक्टिकल आइडियाज के अकॉर्डिंग प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी। मैक्स प्लैंक ने 1900 के अंदर क्वांटम थ्योरी का डिस्कस किया और लाइट को या फिर एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में या डिस्क्रीट पैकेट्स की सीरीज के अंदर उसको डिवाइड किया उसने, और उसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव भी कर सकते हैं। यानी कि अब जो मैं लेक्चर ले रहा हूं आज, इसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का डिस्कस करेंगे। अभी तक के लेक्चर थोड़े लेंथी थे, मैं लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर हो रहे हैं। तो बड़े लेक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इजीली, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर की बात करूँगा, मतलब हाफ एन आवर के लगभग के लेक्चर होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम थ्योरी। और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी टॉपिक के अंदर इसको क्वांटम थ्योरी जो डेवलपर था वो कौन थे? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने 1900 के अंदर क्वांटम थ्योरी का डिस्कस किया था, इसलिए क्वांटम थ्योरी को हम प्लैंक थ्योरी भी नाम देते हैं। क्वांटम थ्योरी को दूसरा नाम क्या दिया हमने? प्लैंक थ्योरी। और प्लैंक थ्योरी जब एक्सप्लेन की गई तो जो वेव थ्योरी थी जो मैक्सवेल ने दी थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको लेके की गई। तो यहाँ पे इसी के अंदर मैं पहले डिस्कस करूंगा लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। यानी वेव थ्योरी सभी फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए क्वांटम थ्योरी का डिस्कस किया गया। और लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी में मैंने आपको बता दिया है, वो आप चीज आप नोट कर लेना कि इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन दोनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव थ्योरी से। लेकिन बहुत सी ऐसी लाइट की ही फिनोमिनाज हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। कौन सी थ्योरी से? वेव थ्योरी से। वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड इज चेंज इन heat capacity of substance with temperature। टेम्परेचर के साथ सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी का चेंज। या फिर 4th नंबर पर बात कर रहा हूं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम इसी चैप्टर में आ जाएगा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, वो इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा। हीट कैपेसिटी थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में आ जाएगी। तो ये दोनों चीज याद रखनी है, मैं इन दोनों का डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है, वेव नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जो कि लिमिटेशन हो गई वेव थ्योरी की, मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी थी उसकी ये दोनों लिमिटेशंस हो गई है। इसलिए मैं पहला डिस्कस कर रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। First is black body radiation.
सी चीजें बोर्ड पे लिखी नहीं जाती, इसलिए जो बोल रहा हूँ उस चीज को भी आप नोट करते रहें, साथ साथ नोट कर लें और समझ भी लें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कोई भी एक बॉडी है, अगर उसका कलर ब्लैक है या ब्लैक है, या सभी बॉडीज केवल व्हाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर की बॉडीज लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। अब वो डिपेंड करता है उस बॉडी का कलर कैसा है, वो कितनी डार्क है, उस पर डिपेंड करेगा। वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट को एमिट भी करती हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे एक आइडियल ब्लैक बॉडी की। आइडियल ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने आइडियल ब्लैक बॉडी को इस टाइप से एक्सप्लेन किया, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो आइडेंटिफिकेशन था वो प्लैंक ने दिया था। आइडियल ब्लैक बॉडी एक्सीलेंट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ लाइट, एक ऐसी बॉडी जो बहुत अच्छी एब्जॉर्बर है और बहुत अच्छी उसको एमिटर भी है। मीन्स आइडियल की अगर बात करें तो 100% एब्जॉर्बर होगी और 100% ही कैसी रहेगी, वो एमिटर भी रहेगी, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगी और एमिट भी करेगी। और कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, यानी कि जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करती है उतना ही वो एमिट अगर कर दे तो उसके टेम्परेचर में, बॉडी के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी आइडियल नहीं है, लेकिन 99% 98% के लगभग ब्लैक बॉडी को आइडियल मान सकते हैं, या ब्लैक बॉडी आइडियल हो सकती है। लाइट को एब्जॉर्ब करके, और अगर लाइट को एमिट कर रही है तो उस कंडीशन में उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोई बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, लाइट को साथ में एमिट भी करेगी वो, तो उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, इसकी वजह से वो आइडियल नहीं है। तो हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100% एब्जॉर्बर होती है और 100% एमिटर होती है। यानी कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो एक्सीलेंट एब्जॉर्बर और एक्सीलेंट एमिटर होती है लाइट की। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने ये बताया कि जब लाइट आती है तो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और पैकेट्स की फॉर्म में आने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या फिर एमिट की जाती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में की जाती है। और उस पैकेट को हम नाम देते हैं क्वांटा। पैकेट को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा नाम देते हैं। और अगर पैकेट वो लाइट का है, लाइट के केस में उस क्वांटा को हम नाम देंगे फोटोन। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज का मतलब रुक रुक के, एक के बाद एक, फिर एक, फिर एक, इस टाइप से लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एमिशन होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। वेव थ्योरी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट का एमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट या फिर टेम्परेचर या हीट का जो एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो होता है पैकेट्स की फॉर्म में, कि एक एक पैकेट रुक रुक के हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और एमिशन होता है। और उस पैकेट की एक एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी होती है जिसको हम नाम देते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटा और एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सपोज करो कि एक आयरन है और आयरन पीस है और बॉडी है उसकी ब्लैक, इसको हमने सबसे पहले हीट किया। हीट करेंगे तो पहले डल रेड होगी, फर्नेस के अंदर हीट कर रहे हैं इसको, फिर इसके बाद और हीटिंग करेंगे इसकी तो ये रेड हो जाएगी। रेड के बाद और हीटिंग करेंगे तो ये ऑरेंज कलर की होगी। ऑरेंज के बाद फर्दर हीट करेंगे इसको तो ये फाइनली येलो होगी, और येलो के बाद ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और व्हाइट जो होगा वो ब्लूइश व्हाइट होगा। व्हाइट कैसा होगा, ब्लूइश व्हाइट। यानी हुआ क्या कि एब्जॉर्प्शन तो एनर्जी का चल रहा है, लेकिन रेगुलर ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर से व्हाइट नहीं हुई, उसने एनर्जी को डिस्क्रीट सीरीज में एब्जॉर्ब किया, और पहले रेड हुई, फिर शार्प रेड हुई, ये डल रेड है, ये शार्प रेड है, फिर ऑरेंज हुई बॉडी, देन बॉडी इज येलो एंड देन बॉडी इज ब्लू। और जब ये इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, इसको हम निकाल के फर्नेस से अगर बाहर रख दें तो फिर एनर्जी को एमिट भी करेगी, उसी के साथ एमिट भी करेगी। एमिट करेगी व्हाइट से या ब्लूइश व्हाइट से, डायरेक्ट क्या नहीं होगी, ब्लैक नहीं होगी। फिर ये इसी टाइप से कलर चेंज करेगी कि ब्लू से येलो हुई, येलो से ऑरेंज हुई, ऑरेंज से रेड हुई, रेड से डल रेड हुई, और डल रेड से फिर ब्लैक होगी। यानी कि आपको जो मैंने बता रखा है कि विजिबल रीजन के अंदर 7 कलर होते हैं।
जिसमें सबसे कम लैम्डा जिसका होता है वो रेड होता है, यानी सबसे कम एनर्जी इसकी है, यानी हमने इसको हीट किया तो कम एनर्जी पे यहाँ पे आई रेड पे, फिर रेड से शार्प रेड पे आई इसी एनर्जी लेवल में, फिर उसके बाद एनर्जी और बढ़ गई क्योंकि हीट किया तो ऑरेंज पे आ गई, एनर्जी और बढ़ गई क्योंकि हीट किया तो येलो पे आ गई, एनर्जी और बढ़ गई हीट किया तो ब्लूइश व्हाइट हो गई, यानी कि लास्ट में भी यहाँ तक आ सकती है। इसको इतना हीट कर रहे हैं कि कौन से कलर की होगी, ब्लू, यानी कि इधर से इधर चल रहा है तो इधर से इधर क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये है कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन या एमिशन, एब्जॉर्प्शन भी और एमिशन भी दोनों ही पैकेट्स की फॉर्म में हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में हुआ, रुक रुक के हुआ, एक साथ नहीं हुआ। मींस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड प्रोसेस इज डिसकंटिन्यूअस। एमिशन की प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन की एनर्जी की जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यूअस होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक। यानी प्लैंक ने इस स्टडी के बाद एक ग्राफ और प्लॉट किया, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। इंटेंसिटी जो ब्राइटनेस थी और वेव लेंथ के बीच में, इंटेंसिटी को आई से नोट किया था हमने और वेवलेंथ को लैम्डा से नोट किया था। इंटेंसिटी और वेवलेंथ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो लैम्डा कम होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो लैम्डा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा और एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा घटेगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी ग्राफ एमिशन का जो ग्राफ है वो हायर लैम्डा टू लोअर लैम्डा है, यानी ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस टाइप से आता है। ये टेम्परेचर है T1, अगर टेम्परेचर हम अलग लेते हैं तो ग्राफ इस टाइप से आता है। ये टेम्परेचर है T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा है पर्टिकुलर टेम्परेचर तो उस कंडीशन में शार्पनेस या इंटेंसिटी ब्राइटनेस जो होगी लाइट को ज्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर अगर कम है तो ब्राइटनेस कम रहेगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि पर्टिकुलर लैम्डा पे एक पीक आएगी। इसमें पर्टिकुलर लैम्डा पे एक पीक आने का मतलब कि एक पर्टिकुलर लैम्डा की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या पर्टिकुलर लैम्डा की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है और एमिट किया जा रहा है, यानी पर्टिकुलर एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फिर उसको एमिट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि इंटेंसिटी इनिशियली इंक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग लैम्डा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, लैम्डा बढ़ने से इंटेंसिटी पहले क्या हुई, पहले इंटेंसिटी इंक्रीज हुई लैम्डा के घटने से दोनों पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और फाइनली ये क्या होगी, डिक्रीज होगी एंड रीच्ड अप टू ए पीक एंड फर्दर decreased, means energy absorbed or emit is emission is discontinuous process. एनर्जी की इंक्रीजिंग और एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लैम्डा घटने के पर्टिकुलर टेम्परेचर ये लिया हमने T2 सपोज करो, लैम्डा घटने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ी, एक पर्टिकुलर पीक पे पहुंची और फिर लैम्डा घटने के साथ इंटेंसिटी कम हो गई। इसी टाइप से पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे भी लैम्डा की घटने के साथ इंटेंसिटी बढ़ी और फिर एक पीक पे पहुंचने के बाद फिर से डिक्रीज हुई, यानी कि पर्टिकुलर लैम्डा की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फिर पर्टिकुलर लैम्डा की एनर्जी को एमिट किया जा रहा है। इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इसका कंक्लूजन ये आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्सवेल की वेव थ्योरी की तो लिमिटेशन हो गई, और यहाँ पे ये हो गया कि हाँ एनर्जी की एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब से प्लैंक ने ये बताया उसके बाद ये मान लिया गया कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग थी ये कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और एमिशन किसकी फॉर्म में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है। मींस कंक्लूजन क्या निकला इसका,
Conclusion. Energy is absorbed or emitted by any substance in discrete series of packets called क्वांटा. उन पैकेट्स को हम नाम दें एनर्जी पैकेट्स हैं, उनका नाम क्या दिया हमने, क्वांटा नाम दिया है. एंड इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में इट इज कॉल्ड फोटोन. लाइट के केस में इसको हम नाम देंगे फोटोन. यानी हीट के केस में तो नाम क्या दे दिया हमने, क्वांटा, और लाइट के केस में उसी को हम नाम दिया फोटोन. यानी फोटोन से एनर्जी जो भी पैकेट्स बने होते हैं एनर्जी के, पर फोटोन और क्वांटा हैविंग कांस्टेंट एनर्जी विच कैलकुलेटेड बाई, पहले भी बता दिया मैंने, प्लैंक इक्वेशन. प्लैंक की इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. और प्लैंक इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इट इज एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटोन फोटोन या क्वांटा की एनर्जी है. और इस फोटोन और क्वांटा के बेस पे थ्योरी को नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी. थ्योरी को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, क्वांटम थ्योरी. मीन्स इट इज एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटोन और रेडिएंट एनर्जी, इसी को हम रेडिएंट एनर्जी नाम देते हैं. यानी जो एनर्जी आ रही है, जिस रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, उससे जो एनर्जी आ रही है उसकी एनर्जी को भी हम इससे एक्सप्लेन करेंगे. क्योंकि एक टाइप की जो रेडिएशन है वो एच न्यू टाइप के पैकेट से रखेगी. जैसे एक टाइप की जो एनर्जी आ रही है या एक टाइप की जो रे आ रही है, उसमें आने वाले पैकेट्स का लैम्डा सभी का सेम होगा, उसमें आने वाले पैकेट्स की एनर्जी सभी की सेम होगी, उसमें आने वाले पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी सभी की सेम होगी. यानी एक पैकेट आया, उसकी जो एनर्जी थी, नेक्स्ट पैकेट की भी वही एनर्जी होगी, नेक्स्ट पैकेट की भी वही एनर्जी होगी, लेकिन रेगुलर नहीं आएगी एनर्जी. कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल है, सपोज करो ये हॉट बॉल है और आयरन बॉल है, तो ये अपने अंदर से एनर्जी एक पैकेट्स की फॉर्म में इस टाइप से रिमूव करेगी. यानी कि ये एनर्जी के पैकेट्स चल रहे हैं अलग अलग है, लेकिन सभी पैकेट्स की एनर्जी क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगी इस टाइप से. यानी एक पैकेट ये आ गया, एक पैकेट ये आ गया, एक पैकेट ये आ गया, इसकी एच न्यू एनर्जी, इसकी एच न्यू एनर्जी, इसकी एनर्जी, यानी ये फोटॉन्स है, इस टाइप से एनर्जी की एमिशन करती है. और एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, इसको मैं इससे आगे लिख रहा हूँ. ये प्लैंक थ्योरी भी थी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी आप इसको लिख सकते हो. E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ रेडिएंट या रेडिएंट एनर्जी है, एंड E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. एच प्लैंक कांस्टेंट है जो मैं लिख चुका हूँ अभी, which is equal to 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये तो था SI यूनिट में, और CGS में 6.62 into 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड. ये है CGS में, अर्ग अलग है और सेकेंड अलग है, ERG एंड S. ये CGS में, क्योंकि 1 जूल which is equal to 10⁻⁻7 प्लस 7 अर्ग, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं. ये चीज मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, इसलिए दोनों रिलेशन आ गए. एंड न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. तो इसको हमने इस टाइप से पुट कर दिया, इट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. और क्वांटा एंड E इज इक्वल टू N HC by lambda, where N is number of photon. Then it is energy of N photons. N photons की एनर्जी को इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकंड बात कर रहा हूँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप किया गया था, उसकी स्टडी की थी वो आइंस्टीन ने की थी 1905 में।